Good afternoon. Hello, I am Shanwaz Shamim, Associate Professor चंद्रशेखर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पर, और इसमें निकोटिनिक में भी एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट वो होते हैं जो एक्टिविटी के सिमिलर बढ़ाते हैं, एंटागोनिस्ट अपोज करते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्शन को। उसी तरह से मस्कैरिनिक में भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हो। मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट क्या है? ऐसे एजेंट जो हाई बाइंडिंग एफिनिटी रखते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंडिंग एफिनिटी रखते हैं, और इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। बाइंड तो करते हैं पर एक्टिविटी एज इट इज मस्कैरिनिक एगोनिस्ट की नहीं होती, ब्लॉक करते हैं। ये क्या कंपीट करते हैं? एसिटिल कोलिन को कंपीट करते हैं और एक्शन देते हैं एसिटिल कोलिन के एंटागोनिस्ट। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा बिल्कुल अपोजिट होगा मस्कैरिनिक एंड एगोनिस्ट के। फिर आती है बात मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। मतलब मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट क्या? ड्रग विच बाइंड टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर बट डू नॉट एक्टिवेट इट। मतलब ऐसी ड्रग जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड तो होती है पर एक्टिवेट नहीं करती, और ये एसिटिल कोलिन को भी बाइंड होने से रोकती है। इसके वजह से अपोजिट क्लिनिकल इफेक्ट्स आते हैं एगोनिस्ट पे, और एसिटिल कोलिन की एक्टिविटी घटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिसेप्टर पर जब एंटागोनिस्ट बाइंड हो गई तो आप देख रहे हैं कि एसिटिल कोलिन रिलीज होने के बाद यहाँ पर कॉम्पीट कर रही है, जिसके वजह से इसकी एक्टिविटी लो हो जाती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट को और किन किन नामों से बुलाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स में आ जाता है कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स, तो कंफ्यूज मत होइए, ये सब इन्हीं के नाम है। एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी मस्कैरिनिक्स, कोलिनर्जिक के अगेंस्ट काम करता है, कोलिनर्जिक ड्रग के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसका नाम एंटी कोलिनर्जिक्स है। फिर मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करके उसके एक्टिविटी को कम करता है, इसलिए एंटी मस्कैरिनिक्स। कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं इनको, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी हैं और एंटी स्पास्मोडिक भी है। फिर आती है बात स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर से में क्या मॉडिफिकेशन हो स्पेसिफिक जो एक्टिविटी दे और या ना दे, इसलिए हम फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर हम अपने स्ट्रक्चर में ऐसे मॉडिफिकेशंस करते हैं जो एक्टिविटी दे या ना दे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटी के लिए, तो उनको हम कहते हैं फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लगने से एक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी, तो वो होते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बात एसिटिल कोलिन की। क्योंकि मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर ये बाइंड हो रहा है और कॉम्पीट कर रहा है एसिटिल कोलिन को, तो सबसे पहले हम एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एसिटिल ग्रुप, फिर अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, फिर हम ये देखेंगे कि क्या acetyl group is substituted with at least one phenyl ring for anti muscarinic activity। ये मिथाइल ग्रुप जो है कम से कम एक फिनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो एंटी मस्कैरिनिक एक्टिविटी मिलती है। ये है एसिटिल कोलिन एनालॉग ऑफ एंटी मस्कैरिनिक्स, ये आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप स्टडीज ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर।
ये है एसिटिल कोलिन एनालॉग जो एंटी मस्करेनिक इफेक्ट देता है, मतलब मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन उससे बाइंड नहीं हो पाता। तो सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू एस्टर ग्रुप। ये है अल्फा कार्बन, इस पे सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन पे हमें कैसी एक्टिविटी मिलेगी वो हम देखेंगे। इस R1 पर या हाइड्रोजन एटम होगा, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा, या कार्बोक्सामाइड ग्रुप होगा, तो हमें एक्टिविटी बेटर मिलेगी। लेकिन अगर हमें देखना है कि सबसे बेटर की कहाँ मिलेगी, मोस्ट पोटेंट कंपाउंड क्या होगा, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन से होगा। अगर हमें किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप R1 पर प्रेजेंट है, तो हमें जो पोटेंट एक्टिविटी मिलेगी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस पे प्रेजेंट है उस पे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी मिलेगी, बढ़िया एक्टिविटी मिलेगी। फिर बात आती है R2 एंड R3। ये R2 R3 के मेनली बेसिक देखा जाता है कि वो कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग से सब्स्टिट्यूट हो, तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी उसमें अच्छी मिलती है। तो कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कार्बोसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह की रिंग, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसमें एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, या दो इंडोल, इमिडाजोल, इस तरह से रिंग होगी, तो वो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देगी एंटागोनिस्ट। फिर हम देखते हैं अगर इसमें रिंग साइज बड़ा करते हैं R2 R3 पे, जैसे नैप्थेलिन रिंग अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पर R2 या R3 पर नैप्थेलिन रिंग हम इंट्रोड्यूस, तो हमें मिलेगा इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव कंपाउंड क्यों मिलेगा, इसको भी देख लीजिए। मस्करेनिक रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट होती है ये और स्टीयरिंग हिंड्रेंस कॉज करेगी, जिसके वजह से एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए हमें मिलेगा क्या, इनएक्टिव कंपाउंड। और हाइड्रोफोबिक रीजन के आउटर साइड में जाता है, इस वजह से भी हमें इनकम एक्टिव कंपाउंड मिलता है। फिर बात आती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप R1 पोजीशन पे जो था वो स्पेशली इफेक्टिव होता है हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन के रिसेप्टर से, इस वजह से हमें अच्छी एक्टिविटी मिलती है। यहाँ पर हमने देखा था ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप जो है ये दोनों एंटागोनिस्ट, पोटेंट एंटागोनिस्ट कंपाउंड देते हैं। क्यों देते हैं इसका मतलब समझ लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर से हाइड्रोक्सी ग्रुप का, इस वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़िया मिलती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ इसकी बढ़िया होती है। सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। R1 पर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी मिथाइल और कार्बोक्सामाइड ग्रुप होना चाहिए, जिससे एक्टिविटी बढ़ेगी। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन करता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से वो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और कार्बोक्सामाइड ज्यादा पोटेंट कंपाउंड देता है। R2 R3 पे कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए, और नैप्थलीन रिंग R2 R3 पे होगी तो इनएक्टिव कंपाउंड देगा। फिर बात आती है चेंजेस एट एस्टर ग्रुप। ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ पर या तो ईथर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, या एस्टर ग्रुप अगर लगा है तो सबसे पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी देगा। इस पोजीशन पर अगर एस्टर ग्रुप लगा है तो सबसे बेटर एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी देगा इन कंपैरिजन टू ईथर ऑक्सीजन और एब्सेंट, मतलब कुछ भी ना हो तो उसके कंपैरिजन में एस्टर ग्रुप ज्यादा बेटर एक्टिविटी देगा। फिर बात आती है सब्स्टिट्यूशन एट अमीन। ये अमीन अगर क्वाटनरी सब्स्टिट्यूशन है, इसमें चारों तरफ से सब्स्टिट्यूशन है इस नाइट्रोजन पर, तो ये अमोनियम कंपाउंड होता है और ये निकोटिनिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देगा हाई डोज पे। निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देगा हाई डोज पे। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत बढ़िया रखता है, पोटेंट रखता है। R6 और R5 पे मिथाइल, इथाइल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ग्रुप होते हैं मेनली, मतलब
R6 और R5 पे CH3, C2H5, C3H7 इस तरह से ग्रुप लगे होंगे तो एक्टिविटी अच्छी मिलेगी। टर्शरी अमीन मतलब अमीन तीन तरफ से जुड़ा हो तो एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देता है। क्वाटरनरी अमोनियम ड्रग्स मेनली यहाँ कहाँ यूज होती हैं? अल्सर और अदर कंडीशन में यूज होती हैं, जो रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस करता है और रिड्यूस करता है मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जितनी हमें चाहिए होती है। फिर R4 की बात आती है। ऑप्टिमम चेन लेंथ जो R4 पे होनी चाहिए कार्बन की, वो 2 और 4, 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए, यानी CH2 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 यानी 4 कार्बन और CH2 CH2 2 कार्बन। तो CH2 CH2 जो होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है इन कंपैरिजन टू CH2 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 और CH2 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 CH2, मतलब 4 कार्बन की चेन के कंपैरिजन में या 3 कार्बन की चेन के कंपैरिजन में 2 कार्बन चेन ज्यादा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देगा। थैंक्स।